वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज MBA 4 सेमेस्टर में। हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट का जो हमारे लेक्चर ले रहे हैं वो है लेक्चर सेकंड, जिसका टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल की हम बात करेंगे तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट इट्स एसेंशियल के साथ साथ इस तरीके से ही पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हम देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन है सेक्शन 2H वो क्या बताती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है, और वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ करें तो हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट है वो कब बनेगा और एनफोर्सिबल एग्रीमेंट कैसे होगा ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सके। तो यहाँ पे हमने और करके यहाँ पे लिखा है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अपना लेक्चर 2 का टाइटल था। और इसके अलावा कभी कभी पेपर में इस तरीके से भी आपको बता दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो होगा ही, ठीक है ना, लेकिन सारे एग्रीमेंट नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही एग्रीमेंट होंगे जो एनफोर्सिबल बाय क्या हैं बोलो लॉ हैं। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हैं। यहाँ पे हम देखें तो कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे। उससे पहले हमने इस स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने बोला है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, और दूसरा पार्ट क्या है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि कौन से एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सिबिलिटी जो है आपको बाय लॉ है वो मिलती है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझेंगे कौन कौन सी वो चीज़ें। तो सबसे पहले आता है एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जिनमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं, और वो एग्रीमेंट जो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एग्रीमेंट नॉन एनफोर्सिबल बाय लॉ पढ़ा था, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते वो एग्रीमेंट ही रहते हैं। और दूसरे पार्ट में हमने एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ पढ़ा कि वो एग्रीमेंट जिनमें एनफोर्सिबिलिटी होती है लॉ से, और वो आगे जाके क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो हमने यही समझा कि एग्रीमेंट जो रहते हैं वो एनफोर्सिबल भी हो सकते हैं, नॉट एनफोर्सिबल भी हो सकते हैं। इसलिए ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, खाली वही एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। हम यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला है अपने पास, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यहाँ पे हमने उस स्टेटमेंट को दोबारा लिख दिया है। और इसके अलावा हमने सेक्शन 2H के अंदर जो डेफिनेशन दी है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी हमने यहाँ पे बताया है। अब हम इसे समझाएंगे 1 बाय 1। कैसे समझाएंगे? सेक्शन 10 में ये दे रखा है कि जो ऑल एग्रीमेंट होते हैं, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। जो एसेंशियल ऑफ एलिमेंट के पॉइंट्स आना शुरू हो गए हैं अब, जैसे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी है तो वो एनफोर्सिबिलिटी हो सकती है। जो पार्टी हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। मतलब सपोज़ मान लीजिए वो आपका मेजर है, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है वो मेजर का मतलब ये हुआ वो 18 ईयर्स एंड अबव ईयर्स है उसकी एज, वो लॉफुल कंसिडरेशन रखता है, वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, ठीक है ना, और लॉ ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉट एलिजिबल। इसके अलावा उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और जो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं है, जिसको मना नहीं कर रखी है लॉ ने, तो वो सारे एग्रीमेंट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, तो उसमें सारे वो एग्रीमेंट तो होंगे लेकिन उनमें से वही कॉन्ट्रैक्ट मैं बोलूँगा जिसमें एसेंशियल एलिमेंट ये वाले पॉइंट आपको मिलेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट
to be made in a writing by law of land and in presence of witness and being registered if रिक्वायर्ड। कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉज को परमिशन देता है, एनफोर्सिबिलिटी देता है। इसके अलावा वो विटनेस के थ्रू रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं यदि यहाँ पे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है टू पार्टी। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझ मान लीजिए हम सेल परचेज करते हैं तो वहाँ पे 2 पर्सन होंगे, ठीक है ना, एक सेलर एक परचेजर, एक प्रोमिजर एक प्रोमिजी। तो यहाँ पे कंसिडरेशंस की भी हम बात करेंगे कि एक पर्सन जो है वो गुड्स देगा, दूसरा पेमेंट करेगा। तो टू पार्टी हुई। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है सेलर और बायर का, उसको हम देख सकते हैं। द सेलर एंड बायर मस्ट बी 2 डिफरेंट पर्सन, क्योंकि एक पर्सन अपने आप को ही सेल नहीं कर सकता। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल। वहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसका डिसोल्यूशन हुआ था और वहाँ पे एक पार्टनर जो था वो अपने आप को ही दूसरी पार्टी बना के उसने ट्रांजेक्शन किया था, जो कि एनफोर्सेबल नहीं हुआ था, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रपोजल रखा जाता है और उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है आपका, यदि वो एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल है, तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। फिर हम देखेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि लीगल रिलेशन क्रिएट करना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बालफोर वर्सेस बालफोर। जो मिस्टर बालफोर थे वो अपनी वाइफ को एक सर्टेन अमाउंट उनके रहने के लिए, रख रखाव के लिए उनको मंथली जो थे वो बेचते थे जब वो विदेश में थे, ठीक है ना। और हस्बैंड जो थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक अमाउंट आपको ऐसे ही बेचता रहूँगा, ठीक है ना। वाइफ ने कुछ टाइम बाद वाइफ को जब पेमेंट नहीं मिला, अमाउंट मंथली पेमेंट नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हस्बैंड पे केस कर दिया। तो वहाँ पे इस केस के अंदर उसको सोशल एग्रीमेंट मानते हुए ये माना गया था कि पार्टी जो थी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ उसको एनफोर्सिबल नहीं कराया जा सका। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना मस्ट है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी हमने पढ़ाई था कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल या उससे बड़ा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। जैसे लुनैटिक, मूर्ख वगैरह, इस तरीके से पैदाइशी मूर्ख इस तरीके से लोग होते हैं, इडियट वगैरह, डरगन पर्सन है जैसे। फिर लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई नहीं कर रखा हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये किसका पार्ट था, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ का पार्ट था। फिर हम देखें कंसेंट की हम बात करें तो कंसेंट जो होनी चाहिए वो सेम थिंग और सेम सेंस से होनी चाहिए। जहाँ पे आप देखें कंसेस एड में इसको समझिएगा। सपोज मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप LIC का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हम बहुत सारी चीज़ें वर्बली देखते हैं कि आपका अमाउंट इतने टाइम में डबल हो जाएगा या 2.5 टाइम हो जाएगा या फिर 3 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, तो वो कहीं रिटर्न में नहीं है। तो वहाँ पे हम देखें तो वो चीज़ें जो कम्युनिकेट हो रही हैं वहाँ पे कंसेंट जो है रिटर्न चीज़ों पर नहीं है, जो प्रॉमिस चीज़ें उन पर ही कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट की हम बात करते हैं तो फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ, जब आपका एक चैप्टर आएगा फ्री कंसेंट का तो सेक्शन 14 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोइजन है, उत्पीड़न है, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लीजिए एक लेडी थी, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसके बेटे को उसके ससुराल वालों ने तभी उस वाइफ को देने के लिए एग्री हुए, उसकी वाइफ को उसके बेटे को देने के लिए एग्री हुए जब उन्होंने कहा कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो। तो ये क्या है, कोइजन है, उत्पीड़न हम इसको बोलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है ना। ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, अनैतिक दबाव बनाना, फ्रॉड करना, ठीक है ना। मिसरिप्रेजेंटेशन, जो वास्तव में है ही नहीं उसको आप बता रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, आप अनजान है, आपको पता ही नहीं है। तो यदि कंसेंट आपने मिस्टेक से दी है, मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ है, फ्रॉड से हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंसिंग से हुआ है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखें तो एक वर्ड आ रहा है कंसिडरेशन। जैसे जब मैंने आपको सेलर का एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है, बायर है, दूसरा सेलर है। बायर को जो है सपोज मान लो बुक्स परचेज करनी है तो बुक्स उसके लिए कंसिडरेशन है, सेलर को उससे अमाउंट जो मिलेगा वो उसके लिए कंसिडरेशन। तो म्यूचुअल कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे लीगल ऑब्जेक्ट। देखो एनफोर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का लीगल होना बहुत ज़रूरी है। सपोज मान लीजिए मैं किसी को कहता हूँ कि चलो हम रात को डकैती करेंगे, तो वहाँ पे लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो लीगल होना चाहिए। फिर हम देखें एग्रीमेंट मस्ट बी इन ए सर्टेन मीनिंग, ठीक है ना। सर्टेन मीनिंग का मतलब है, सपोज मान लीजिए आप
कोई चीज़ परचेज़ करने आते हो और वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आप ये कहते हो कि मुझे ऑयल चाहिए, ठीक है ना? आप ये नहीं बताते कि मुझे ऑयल का ऑर्डर देना है तो कितनी जो है लीटर है, या जो टिन है, बॉक्स हैं, या कौन-सी काइंड्स ऑफ ऑयल है वो हमें चाहिए। तो वहाँ सर्टेन मीनिंग नहीं होती। कभी-कभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनसर्टेन मीनिंग होती है, तो वो एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है ना? इसके अलावा हम देखें, एग्रीमेंट वैलिड मस्ट बी पॉसिबल, कि यदि आप किसी को यूँ कहो कि मैं किसी पर्सन की जिसकी डेथ होगी उसको 1 घंटे के अंदर मेरे पास ले आओ तो मैं उसको जीवित कर दूंगा, तो आप बताओ ये पॉसिबल है? तो एग्रीमेंट मस्ट बी वैलिड टू पॉसिबल परफॉर्म होना चाहिए, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट नो बी डिक्लेयर बाय द वॉइड बाय द लॉ ऑफ लैंड, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना? कि जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी होती है, उनके साथ यदि आप कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपका वॉइड माना जाता है। जैसे आप देखें, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो क्या थे, आपके लॉ ऑफ लैंड से वॉइड थे। फिर हम बात करेंगे कंप्लाइंस टू लीगल फॉर्मेलिटी। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे स्टैम्पिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। वही एग्रीमेंट जो असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं वही आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जो बाकी एग्रीमेंट है जो असेंशियल एलिमेंट नहीं रखते वो एग्रीमेंट ही रहते हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बने वो एग्रीमेंट तो हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ज़रूरी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।